अजीज नाजरीन, एडिक्शन की बीमारी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज जैसे इदारे जो कि गुज़िश्ता 45 ईयर्स से इस फील्ड में पायनियर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, डॉक्टर सदाकत अली ने ही पाकिस्तान में इन बीमारियों के इलाज का आगाज़ किया। तो हमारे पास आने वाले नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और हर रोज़ बहुत सारे ऐसे लोग राब्ता करते हैं जिनको बुनियादी मालूमात भी एडिक्शन के बारे से नहीं होती। ऑल्दो इस हवाले से काफ़ी सारा काम अब आपको विलिंग वेज के ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, हमारी तरफ से भी और दुनिया भर में इस बारे में काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आबादी बढ़ रही है, चूँकि ये मसला बढ़ रहा है, चुनाचे इस मौजू पर ज़्यादा बात किए जाने की ज़रूरत भी बढ़ रही है। बात कर रहे हैं कि एडिक्शन की बीमारी क्या है, एडिक्शन कहते किसे हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, और ये जो ख्याल है जो कि आपके जहन में भी हो सकता है कि जब कोई एडिक्ट हो जाता है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं, या ये ख्याल कि जो मसला आपका है वो एडिक्शन में फॉल नहीं करता। इस्माइला, एडिक्शन किसे कहते हैं? मोहसिन साहब, एडिक्शन हर वो यानी इसको अगर डेफिनेशन में बताया जाए तो ये है कि एक लव हेट रिलेशनशिप किसी चीज़ के साथ भी डेवलप हो जाना, यानी इट्स अ पैथोलॉजिकल रिलेशन विद एनीथिंग, इट्स एडिक्शन। यानी कि कोई ऐसा काम जिसका फायदा होने की बजाय नुकसान होने लगे, या और फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो और आप छोड़ना चाहे पर न छोड़ पाए, तो ये है एडिक्शन। जैसे केमिकल और नॉन केमिकल भी होती है, ये टाइप्स की बात आ गई। लेकिन जब केमिकल एडिक्शंस पे बात करेंगे फिर उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे भी बात करेंगे, लेकिन हर वो चाहे वो केमिकल हो या नॉन केमिकल चीज़ हो, आपका ताल्लुक अगर किसी चीज़ के साथ तकलीफ दे हो जाए और आप चाहकर भी उसको ना छोड़ सकें, उसको एडिक्शन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। लॉस ऑफ कंट्रोल का होना किसी भी चीज़ के ऊपर, लॉस ऑफ कंट्रोल किसी भी चीज़ पर जो है उसके बगैर ना रह पाना, ये एडिक्शन है। अच्छा, केमिकल और नॉन केमिकल का मतलब क्या है? जैसे केमिकल एडिक्शन जो भी हम देखते हैं, जैसे सिगरेट, चर्स, शराब, हेरोइन, आइस, कोकेन, जितनी भी ये केमिकल्स हैं, नशों की टाइप्स जो हैं, ये केमिकल एडिक्शन है। इसमें आप बाहर से कोई सब्सटेंस जो है वो ले रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का यूज जो कि एडिक्टिव इन नेचर हो, और उसको केमिकल एडिक्शन कहते हैं। ठीक। नॉन केमिकल एडिक्शन जो नाम से ही जाहिर है कि जिसमें कोई सब्सटेंस का यूज ना हो, जैसे गैम्बलिंग है, जैसे वर्कोहलिज्म है, यानी काम ही करते रहना, जैसे शॉपिंग की भी एडिक्शन लोगों को है। गैर जरूरी चीजों की खरीदारी, एक्सेसिव बाइंग, जरूरत की खरीदारी तो ठीक, लेकिन गैर जरूरी चीजों की। फिर खाने की एडिक्शन होती है, लोगों की एडिक्शन होती है, लोगों की किसी खास रिश्ते की एडिक्शन, किसी खास बंदे को गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग कहे बगैर रहना पाना, उसका मैसेज ना आना तो बेचैन हो जाना। सो रिलेशनशिप एडिक्शन भी होती है। फिर स्क्रीन एडिक्शन वेरी जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई भी है, मोबाइल के बगैर ना रह पाना। सो किसी भी चीज़ के साथ आपका जो ताल्लुक है वो तकलीफ दे हो जाए, उस पर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाए, आप उससे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मनफी नताइज आपको मिल रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं बट वो छूटती नहीं है, आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं बट वो होती नहीं है, सो इट्स एडिक्शन। और नॉन केमिकल एडिक्शन जो है उसको तो फिर कोई एडिक्शन शायद कंसिडर ही नहीं करता जी। ये जो वर्कोहलिज्म है, काम करने की एडिक्शन, इसको तो लोग एडमायर करते हैं कि बहुत काम करने वाला है, हर वक्त काम करता रहता है, उसको तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये भी एक बाकायदा इलनेस है, बाकायदा एक बीमारी है। और केमिकल एडिक्शन में भी मोहसिन साहब लोग ज़्यादातर एडिक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। केमिकल यूज़ करने पे जो कि एडिक्शन का सबसे बड़ा जो एक आप समझ लें कंपोनेंट है, वो डिनाइल है।
कि जब भी कोई एडिक्शन में होगा वो खुद फरेबी में जरूर होगा, मुब्तला हो जाएगा। इस पे यहाँ तक कि सिगरेट पीने वाला कहता है कि मैं तो एडिक्ट नहीं हूँ, वो जो चर्च पीता है वो एडिक्ट है, या शीशा पीता है वो एडिक्ट है। वो शीशा पीने वाला या चर्च पीने वाला कहेगा कि एडिक्ट मैं नहीं हूँ, वो तो जो हेरोइन पीता है वो है। जी बिल्कुल। हेरोइन पीने वाला कहेगा जो इंजेक्शन लगाता है। बिल्कुल। अच्छा, यानी आगे से और जिस भी एडिक्ट के जो हालात होते हैं वो अपने से किसी ऐसे बदतर से वो कंपैरिजन करेगा जो एक खुद फरेबी है, जिसमें कि वो फिर पड़ा रहता है और अपने उस नशे को जारी रखता है। और खुद फरेबी केमिकल और नॉन केमिकल दोनों में होती है, यानी ये एडिक्शन का पार्ट है कि एक बंदा अपने उस एडिक्टिव बिहेवियर या एडिक्टिव सब्सटेंस के यूज के रीजंस दे रहा होता है कि जैसे भी आपने कहा कि सिगरेट पीने वाला कहेगा कि मैं तो चर्च तो नहीं पीता, चर्च पीने वाला कहेगा मैं हेरोइन तो नहीं करता, हेरोइन करने वाला कहेगा कि मैं इंजेक्शन या आइस तो नहीं करता, या इतनी ज्यादा नहीं है, या इतने हालात नहीं है, या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या मेरा कारोबार चल रहा है, या मैं वो तो जो जिसके हालात खराब होते हैं वो तो स्ट्रीट एडिक्ट्स होते हैं, जो सड़कों पर होते हैं। मैं तो कमा भी रहा हूँ, बच्चे भी। बिल्कुल। या मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस इतनी है तो अगर मैं ये नशा करके थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो वो जो रीज़न अपने आप को देते हैं, इनफैक्ट वो एक्सक्यूजेज होती हैं, इनफैक्ट वो खुद फरेबी होती है। तो ये दोनों ही केमिकल और नॉन केमिकल दोनों एडिक्शंस में पाया जाता है। अच्छा, ये भी समझा जाता है कि एडिक्शन के हवाले से लोगों को कॉन्सेप्ट चूँकि नहीं है, चुनाचे ये कि इसलिए भी मुझे लगता है कि एक डिनाइल रहता है, इनकार रहता है इस चीज़ से कि ये है ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर घर वालों को कि अगर हमने ये मान लिया कि ये एडिक्ट है तो फिर इस पर एक लेबल लग जाएगा, और एडिक्ट का मतलब है कि फिर वो उसकी सारी जिंदगी जो है वो खराब हो गई, अब वो ठीक हो ही नहीं सकता। अब ये शेम का एलिमेंट है ना, और एडिक्शन में शेम का भी एक बहुत अहम रोल होता है, वो एडिक्ट की जिंदगी में भी और फिर उसके घर वालों की जिंदगी में भी। तो ये डिनाइल होता ही इस वजह से है बिकॉज इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में शर्मिंदगी होती है, गिल्ट होता है। सो वो इस वजह से फिर कोई ना कोई जवाब फैमिली भी देती है और पेशेंट भी अपने आप को देता है। ये भी देखने में आता है कि लोगों को के कई लोग ऐसे जो कि अधूरे इलाज या ऐसा या जिसे इलाज हम कहें ही ना, बिल्कुल ऐसी किसी कोशिश को इलाज कंसिडर कर बैठते हैं और कहते हैं इसके तो इलाज हमने करवा लिया। जैसे बहुत दफ़ा मैं लोगों से सुनता हूँ वो कहते हैं जी हमने हर तरीका आजमा लिया, तो मैं उनसे फौरन पूछ लेता हूँ अच्छा बताइए क्या आपको पूरी दुनिया का सारा नॉलेज हासिल है? तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात तो नहीं। लेकिन ये जो हम कह रहे थे ना सारा कुछ ही थोड़े से किए को, जरा सी की हुई कोशिश को हम पूरा एक मुकम्मल काम समझते हैं, और उसके नतीजे में जब कोई नतीजा पैदा नहीं होता तो हम समझते हैं कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हालांकि किया ही नहीं होता। और एडिक्शन के इलाज को समझने के लिए एडिक्शन की बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने भी एक एग्जांपल दी कि लोग अधूरे इलाज को समझते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, या ये अब बिल्कुल होपलेस केस है। ऐसा नहीं है, आप एडिक्शन की बीमारी को अगर समझ लें तो फिर इलाज भी समझ आ जाता है। और जैसे आप कहती होती हैं कि नशे की बीमारी का इलाज नाकाम तब होता है जब वो अधूरा छोड़ती है। बिल्कुल सही है। तो ये इसको फिर जारी। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि फिल्मों में जब हम नशे के मरीज को देखते हैं, या पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो एक डोलता हुआ लड़खड़ाता हुआ पर्सन, नशों की चूंकि टाइप्स है, अब ऐसे नशे जो कि स्टिमुलेंट के अंदर है, तो वो स्टिमुलेंट्स को जब कोई इस्तेमाल करेगा वो काफी अलर्ट, काफी कॉन्फिडेंट नजर आएगा, तो उसे तो नशा समझा ही नहीं जाता। बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। यानी जैसे आपने टाइप्स ऑफ केमिकल या सब्सटेंस की बात की, तो स्टिमुलेंट्स वो हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलर्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं। इसमें कोकीन, आइस, क्रिस्टल मेथ, क्रैक है। तो ये वाले एडिक्ट्स को तो देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नशे करने वाला कहीं गिरा पड़ा होगा और डोलता होगा। लेकिन ये जो स्टिमुलेंट की कैटेगरी है तो इसमें एक्टिव अलर्ट पेशेंट होता है। फिर जैसे ये पेन किलर्स या मॉर्फिन जिसको हम कह सकते हैं, ये हेरोइन या डेरिवेटिव्स इसके, ये भी एक कैटेगरी है जिसमें पेन किलर्स की एडिक्शन भी होती है। नैलबेन या ऐसे कोई लोगों को ऐसे और वो किसी किडनी पेन की वजह से शुरू होता है या कमर के दर्द की वजह से। जी,
और डॉक्टर ने तो लिखा कोई 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और बस फिर आपने पहले हस्बी जरूरत लगाना शुरू किया, फिर रोजाना पर डोज चली गई, फिर वो सुबह शाम, और फिर 10-10 20-20 इंजेक्शन वाले केसेस भी हमारे पास एक दिन में जो लगा रहे हैं। फिर एक कैटेगरी डाउनवर्ड्स की कहलाती है जिसमें कि अल्कोहल और ये जो बेंजोज यानी ये जो लेक्सोटेनिल है, ये डिफरेंट जो है, इसकी भी एडिक्शन होती है। ये नींद की गोलियां जिनको कहते हैं, ये भी है। फिर माइंड बेंडर्स हैं। माइंड बेंडर्स में ये जो चर्स या वीड या मरवाना का इस्तेमाल है, ये ऑल टुगेदर सोचों को ही चेंज कर देने वाला केमिकल है। अब चर्स के बारे में या मरवाना वीट के बारे में लोगों का अब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो गलत है, ये लीगल है पूरी दुनिया में। अच्छा, हालांकि वो जो लीगल होने का पहलू है वो यानी कि जैसे दुनिया में चूंकि हर चीज का अब ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ एक उसकी ट्रैकिंग के लिए रखा जाता है ताकि उसकी स्मगलिंग ना हो ढके छुपे। तो जिन ममालिक में लीगल है, इसका मतलब वो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद लीगल का मतलब है रिकमेंडेड। जी जी जी। तो लीगल का मतलब है कि उसकी जो तरसील है, लेन देन है, सारा वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि लीगल हो या ना हो, एडिक्शन लीगल और इलीगल के अलावा भी एक मैनिफेस्टेशन है। जैसे खाना लीगल होता है लेकिन लोगों को एडिक्शन होती है खाने की। शुगर खाना, मीठा शुगर के मरीज के लिए कैसे लीगल है, हालांकि वो बिकती है शुगर। एग्जैक्टली। तो ये, और फिर ये ख्याल है कि ये ऑर्गेनिक होती है, ये नॉन ऑर्गेनिक है, ये फ़ायदा नहीं देती। केमिकल एडिक्शन का ताल्लुक आपकी बायोलॉजी से होता है, यानी आपका एडिक्शन उसको कहते हैं केमिकल, कि जब आपकी फिजियोलॉजी, आपका जिस्म काबिल नहीं रहता है नशों को प्रोसेस करने की, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि अब आप फिट नहीं रहे हैं केमिकल से फ़ायदा लेने के लिए। एक वक्त था कि आप जब जैसे शुगर का कोई मरीज, जब शुगर का मरीज नहीं होता तो वो जितना मीठा भी खाता है उसके शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहता है, यानी इजाफी मीठा जिस्म ने, पैंक्रियाज ने उसके मुताबिक इंसुलिन बना के उसे प्रोसेस कर दिया। अच्छा, अब नशे की बीमारी में भी ये होता है कि शुरू में जब कोई एकदम से बदहाल या ख़राब हालात को नहीं पहुंचता तो उससे उसे गलतफहमी पैदा होती है कि शायद नशा उसे नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसका जो मेटाबॉलिक एरर बॉडी के अंदर है, यानी उसके टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने का, क्योंकि टॉक्सिन्स पहले प्रोसेस हो जाते थे यूरिन से, स्टूल के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए, लेकिन अब वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ही फैट्स के अंदर डिपॉजिट होने लगे हैं, ब्लड के अंदर घूम फिर रहे हैं। तो आपका जो सोचने समझने वाला दिमाग है वो जब वो अपनी खुराक लेगा ब्लड के जरिए, तो उस तक वो आलूदा खून, इंटॉक्सिकेटेड ब्लड जब पहुंचेगा तो वो उसे आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर देगा। इसीलिए नशे की बीमारी में कोई एकदम से यकदम नशे का मरीज नहीं बनता, क्योंकि ये हालात खराब होते होते हैं और एन इसी तरह हालात ठीक होते होते। बिल्कुल सही। और ये जो नशे की बीमारी में मुब्तला होना है, तो ये नहीं है कि बाद वक़्त लोग इस गलत फहमी में भी आ जाते हैं कि अच्छा फलां टाइम पे मैंने इतनी देर नशा छोड़े रखा है तो मैं एडिक्ट नहीं हूँ। अच्छा, हर रोज़ करने वाला भी सम टाइम एडिक्ट नहीं होता, और महीने में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा, कभी कभार करने वाला भी एडिक्ट होता है। जब भी नशा करे, हालात ख़राब हो जाए, ये एडिक्शन है। जब भी नशा करे कोई, और अब नशे की पहली मिकदार जो पहले वो लेते रहे, अब वो उनको वो मज़े का लेवल नहीं देती जो पहले देती थी। अब उनको मज़े के लिए मिकदार को बढ़ाना पड़ता है या एक से ज़्यादा नशा करना पड़ता है, और उसमें भी वो वाला डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट नहीं आता, और फिर हालात ख़राब, फिर कुछ जिस्मानी तकलीफ़ें भी अटैच होती हैं। कुछ नशे ऐसे हैं जिनको ना करने से कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं, जैसे हेरोइन करने से एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बहुत एडिक्शन ज़रा कर देती है ओवर पावर पर्सन को, तो उसमें उसको जिस्मानी तकलीफ़ों का बहुत सामना होता है। तो वो नशा फिर मज़े के लिए नहीं, उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उसको करना पड़ता है। तो ये जो ये कहना है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी एडिक्शन है, एडिक्शन होती है या नहीं होती, लाइक प्रेगनेंसी, तो ये जो है ये इस तरह से है कि या ये होती है या नहीं होती। बहुत दफ़ा मैंने देखा कि माओ की कॉल जब मुझे आती हैं तो वो अपने बच्चे का मसला बताते हुए वो कहती हैं कि उसे
ये मसला है, एक मसला बताएंगी और 4 खूबियां बताएंगी। जी जी जी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है इससे भी निकलने की ज़रूरत है। तो फिर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त चूंकि हमने मसले को डिस्कस करना है, आपका बेटा बेहतरीन इंसान है, क्योंकि ये कोई करेक्टर डिफेक्ट तो नहीं है, ये तो हाँ नशे की बीमारी के नतीजा में ऐसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जैसे किसी भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं कि इसमें फिर झूठ बोलना भी, झूठ बोलना पड़ता है उसको नशा जारी रखने के लिए, क्योंकि एक सोशल ईवल है, एक ऐसी बुराई है जिसको जारी रखने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, चीटिंग करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात थोड़ी हेरा फेरी भी करनी पड़ती है। यानी नशे की बीमारी में अगर कोई मुब्तला हो जाता है तो उसका करेक्टर एज अ कॉन्सिक्वेंस खराब होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस खराब होता है। यानी झूठ बोले बगैर, धोखा दिए बगैर, फरेब दिए बगैर वो नशा जारी नहीं रख, लड़े बगैर भी, क्योंकि कोई जो इंटरवीन करेगा, जो पूछताछ करने वाला है, उसे पीछे हटाएगा, उससे ताल्लुकात खराब करेगा, तो तभी वो उस पूछताछ से अपने आप को बचा सकेगा। मैं ज़रा कुछ कहना चाह रही थी जी, मैं ये कही थी कि कैरेक्टर फ्लॉज जैसे मैं सभी बात करी थी कि इतने ज़्यादा इस बीमारी के साथ अटैच्ड होते हैं कि फैमिलीज़ ये समझना शुरू हो जाती हैं कि जो एडिक्ट है ये है ही ख़राब, या इसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल है ही ऐसे, बट एक्चुअली जो एडिक्शन की बीमारी होती है वो हमारे अंदर किरदार की ख़राबी लेकर आती है, जिसकी वजह से स्टीलिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, डिसऑनेस्टी, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, बात ना करना किसी से, तो ये सारा हमारी लाइफ का एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है और हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल बन जाती है। सो एक लाइक न्यू नॉर्मल बन जाता है हमारे लिए, हम इसमें रहना सीख जाते हैं और ये बीमारी का पार्ट होता है। सो ये बीमारी का सिम्टम है कि जो कैरेक्टर फ्लॉज होते हैं ये हमारे साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो एक चीज़ मैं बस ऐड और करना चाहूँगी कि बाज़-औक़ात पेशेंट बड़े यकीन के साथ फैमिली को ये कह रहा होता है कि ये मेरे बस में है, जब मैं मर्ज़ी चाहूँ छोड़ दूँ, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता, उसके बस में नहीं होता। इसलिए फैमिली भी इलाज की तरफ लाने की बजाय इस बात पर ज़्यादा जोर देती है कि इसको छोड़ दो। लेकिन जब उसने गिल्ट पैदा किया कि आपकी वजह से मेरे ये हालात हैं, तो उसने बात का मौजू ही बदल दिया। अच्छा, उसने जब ये कहा कि मेरे साथ ही ये ज़्यादती होती है, सारे मेरे साथ ही ज़्यादती करते हैं, तो एक खुद तरसी की सी कैफियत पेश की, जिसके नतीजे में फिर मौजू बदल गया। या उसने धमकी दे दी कि मैं घर छोड़ दूंगा, या ज़्यादा कोई हालात ख़राब करूंगा, या अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचा दूंगा, या तलाक दे दूंगा, या इस तरह की बात की। तो फैमिली ने सोचा अच्छा अभी इतना क्राइसिस नहीं है, तो चलो इसी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ी जो खराबी पैदा होती है जब मरीज ये कहता है, अगर मान जाए तो वो कहता है कि मैं ये छोड़ ही देना है, मैं खुद छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो फैमिली चूंकि यही आवाज़ तो सुनना चाह रही होती है, तो वो इस पर एक खुश उम्मीदी में मुब्तला हो जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि ये खुद कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहा है। अच्छा, और ये वो बात है जो साल तक इस फैसले को टालती रहती है और बीमारी बढ़ती रहती है, डैमेज होता रहता है, और इस तसल्ली में पेशेंट या एडिक्ट किसी ना किसी तरीके से फैमिली को ले ही आता है कि बस अब इस न्यू ईयर के बाद, अब इस फलां दिन के बाद मैंने ये छोड़ ही देना है, वैसे मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ अब से नए दिन। तो ये जो एक ट्रैप है, इसमें वो खुद पहले आते हैं और उनको वाकई में लग रहा होता है कि ये उनके बस की बात है, हालांकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक जिस्मानी बीमारी है, ये आपकी विल पावर इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक इलाज की ज़रूरत होती है जिसमें विल पावर का भी अपना रोल होता है, उसमें स्किल पावर का अपना रोल अहम होता है, दवाइयों का अपना एक अहम रोल है, फैमिली सपोर्ट का अपना एक अहम रोल है, कोचिंग और काउंसलिंग का अपना एक अहम रोल है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर किसी को इलाज में आगे और रिकवरी में लेकर चलती हैं। विल पावर के ट्रैप में ही जब कोई पेशेंट और फैमिली आते हैं तो इलाज से दूर ही रहते हैं। फिर विल पावर का रोल कहीं आखिर में जाके है, जबकि लोग इसको आगाज का पहला टूल समझ रहे होते हैं। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये भी है कि लोगों का ये ख्याल है कि जब तक कोई दिल से ना चाहे वो नशा नहीं छोड़ सकता। रिसर्चेस के मुताबिक जो लोग इलाज में लाए जाते हैं किसी फैमिली प्रेशर या लीगल मैटर की वजह से, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा सिस्टम है कि वो लीगल प्रेशर की वजह से भी इलाज में आते हैं लोग, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग खुद इलाज में आते हैं।
सो मरीज़, क्योंकि हमने डिनाइल की बात की, खुद फरेबी की बात की, सो एडिक्ट कभी भी 100% ये नहीं मानेगा कि उसके साथ नशे की बीमारी के मामला हैं। तो दिल से उसके चाहने का वेट ना करें, उसकी मर्ज़ी को बनाया जा सकता है। अब तरीका इलाज ऐसे मौजूद हैं कि अगर किसी की मर्ज़ी नहीं भी शामिल, तो फैमिली ट्रेनिंग के ज़रिए उसकी मर्ज़ी बनाई जा सकती है इलाज के लिए। यहाँ तक कि मरीज़ नहीं आ रहा, फैमिली कोचिंग में आ रही है, फैमिली सीख रही है, अपना बर्ताव घर में तब्दील कर रही है जी। और फैमिली के डीलिंग और हैंडलिंग के तरीके तब्दील हो जाने से पेशेंट के अंदर इलाज को लेने की ख्वाहिश जागती है जी। मरीज़ एक दिन इलाजगाह पर आता है और फैमिली के साथ, और वही मरीज़ जो कि पहले इस तरह की बात सुनने के लिए आमादा नहीं था, अब वो खुद इस मौजू पर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा होता है कि मुझे मदद चाहिए। जी। ये गोल अचीव करने के लिए फैमिली को सीखना पड़ेगा। मैं कहा करता हूँ कि हमारे पास, चूँकि हमने तो काफ़ी मरीज़ों का इलाज करना होता है, चुनाचे ये जितने प्रोफेशनल्स हैं हाईली क्वालिफाइड है, एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन प्रोफेशनल्स, इस इलाज को यहाँ विलिंग वेज में, सदाकत क्लिनिक में डॉक्टर सदाकत अली के ज़ेरे निगरानी इन मरीज़ों का इलाज होता है। लेकिन एक फैमिली जिसने अपने एक लव्ड वन को घर पे डील करना है, तो अगर वो 4 मेंबर्स हैं और वो चारों अगर ट्रेनिंग ले लेंगे, तो 100 दिन की ट्रेनिंग इतनी उनके लिए काफ़ी है कि जिसमें 100 दिन वो ट्रेनिंग लेके एक थेरेप्यूटिक फैमिली मेंबर बन जाए, एक ऐसे मेंबर कि वो अपने पेशेंट की हद तक एक प्रोफेशनल जैसा रोल अदा कर सके। मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को और उनके मेंबर्स को जानता हूँ जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उनसे आपको एग्जैक्ट वही जवाब मिलेगा जो किसी साइकोलॉजिस्ट से इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है। बहुत सारे लोग तो इन वीडियोस की मदद से इसके नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, और फिर उन नोट्स की मदद से सर्च कर करके गूगल से, और लोगों ने डायरीज बना रखी है। अच्छा, ऐसे लोगों की तादाद ज़ाहिर है कि कम है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेगा तो वो अपने ना सिर्फ उस मरीज को एक सेहतमंद जिंदगी पर ला सकता है, बल्कि उस फैमिली के अंदर अगर जीन्स के अंदर ये बीमारी मौजूद है, बात आपने देखा होगा कि बाप और बेटे या 2 भाइयों में या बहन भाई में या माँ बेटी में या बाप बेटी में, तो ये इस तरह से भी बीमारी कर रही होती है कि दोनों में से किसी एक की शिद्दत ज्यादा, किसी की कम होती है। तो नशे की बीमारी, इस पर हम बात करते रहेंगे, और आपको अगर इस वाले से कोई भी डिफिकल्टी हो या आपके जानने वालों में, फैमिली मेंबर्स में किसी में, तो एक तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका बहुत अच्छा इलाज, बहुत अच्छी मैनेजमेंट मौजूद है। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, और लाइफस्टाइल इलाज के बाद जब चेंज होता है तो उसके नतीजे में मरीज़ एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। अलबत्ता वक्त लगता है, और बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि है ही ज़हीन लोगों की बीमारी, तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो कि किसी न किसी हवाले से इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उसकी कई रीज़न्स हैं। तो उन रीज़न्स को ढूंढते रहने की वजह से बाद देखा कि बहुत सारी फैमिली सिर्फ उन रीज़न्स की ही बात करती रहती हैं। देखिए, अगर हम ये देखते रहेंगे कि जो मलेरिया हुआ वो किस मच्छर से हुआ, तो उस मच्छर को ढूंढा जाए, तो ये कोई फायदेमंद नहीं है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि हमें मलेरिया हो जाने के बाद फिर मलेरिया का इलाज कराना पड़ेगा। इस बात को समझना, नॉलेज बढ़ाना, खास तौर पे जाना हुआ हमेशा, जो जानने वाला है वो अनजान से कई गुना बेहतर होता है, दोनों में कोई मुवाजना ही नहीं है। तो आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है, बल्कि नशे की बीमारी के इलाज को समझने वाला ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना देता है, क्योंकि हम सब की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें क्रेविंग्स होती हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं पाते। वो एक फ़ोन के इस्तेमाल से लेके, खाने के इस्तेमाल से लेके, और मुख्तलिफ तरह के एडिक्शंस तक। तो मैंने देखा है कि जो एडिक्शन की बीमारी को समझ जाता है, ओवरऑल वो उन एडिक्टिव नेचर के तमाम प्रॉब्लम्स को समझ जाता है और अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर कर लेता है। क्योंकि एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंज। जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे उसको तरीक़ाकार सिखा दिए जाएं कि नशों के बग़ैर ही वो अपनी ज़िंदगी को बहुत मज़ेदार और बहुत हैप्पी
वे में गुजार सके, क्योंकि वो तो अपना ट्रीटमेंट समझ के नशे की तरफ, यानी उसके कोई मूड की डिफिकल्टीज है और वो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स पे इसलिए जा रहा है कि उसे रिलैक्सेशन, जो कि शुरू में मिलती भी है, जैसे हमने बात की, यानी अगर कोई नींद की गोली शुरू में लेगा तो उसे नींद तो अच्छी आएगी, लेकिन उसके नींद के अच्छी आने के बाद वो रिस्क पर चला जाएगा कि अगली दफा भी उसे जरूरत पड़ेगी और उससे अगली दफा भी जरूरत पड़ेगी और डोज बढ़ाना पड़ेगी। तो इसी तरह से ग्रेजुअली ये चीज़ फिर बढ़ती चली जाती है। सो अपने आप को इस चीज़ से निकालने का इंतज़ाम ज़रूर करना होगा और इसमें जितना ज़्यादा इस मौजू पर बात होगी, बहुत दफ़ा ये बीमारी का इलाज मिसमाला ये देखने में आता है कि वो जो शेम की बात आती है, क्योंकि इससे जुड़ी जो शेम है, अच्छा लोग क्या करते हैं, लोग अपने ऐसे किसी घर के मरीज को जो कि नौजवान है, एडिक्शन में चला गया, उसकी मर्जियां पूरी करते रहते हैं, उसको कोई पसंदीदा मॉडल के मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियां लेके देना, उसको बाहर भिजवा देते हैं, माहौल शादी कर देते हैं, एक शादी ना काम होने पर दूसरी शादी भी कर देते हैं, उम्रे पे भेज देते हैं, सॉरी हज उम्रा पे भेज देना, अच्छा कोई कारोबार शुरू करवा देना। पेशेंट क्योंकि बार बार ये कहता है कि आप मेरी जिंदगी में दखल देते हो तो उसे कई दफा जायदाद का हिस्सा देके अलग कर देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे दादा जान को जानता हूँ जिन्होंने 15 करोड़ डायरेक्ट अपने पोते को जायदाद दे दी कि ये जो बार बार कहता है कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, मुझे कुछ नहीं, वो वालिद से शिकवा करता था। तो दादा जान ने कहा कि नहीं, इसका हल यही है कि इसको जायदाद बरह रास्त मुंतकिल की जाए। तो ये जो सब कुछ है ये इसी तरह से है कि इसको पहचाना नहीं जाएगा तो आप अपनी तरफ से तो मोहब्बत कर रहे होते हैं, जी। लेकिन ये एक इनोसेंट इनेबलिंग है जिसमें आप दरअसल उस बीमारी के बढ़ने के हिस्सेदार बन रहे हैं और वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है। तो बीमारियों का सिर्फ इलाज होता है, बीमारियां तरले मिन्नतों से ठीक नहीं होती, बीमारियां बेजा लाड प्यार और ख्वाहिशों को पूरा करने से ठीक नहीं होती, बीमारियां धमकियों से घर से निकाल देने पर भी ठीक नहीं होती। तो उनका इलाज होता है और इलाज को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके एडिक्शन जैसी क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिसीज़ के लिए। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर की तरह ये एक मैनेजेबल डिजीज़ है। बीमारियों की दो टाइप्स होती हैं, एक क्योरेबल डिजीज़ है, एक मैनेजेबल डिजीज़ है। क्योरेबल जैसे कि मलेरिया होना, टाइफाइड होना या कोई सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आप उस बीमारी को फिक्स कर देते हैं किसी प्रोसीजर या किसी कोर्स के ज़रिए। अच्छा, मैनेजेबल डिजीज़ में ये है कि एक दफ़ा जो उसमें ख़राब हालात हैं उससे निकालने के लिए दवाइयों से काम लिया जाता है, उसमें लाइफस्टाइल चेंज को बुनियाद दी जाती है और फिर एक दफ़ा जब वो बिगड़े हुए सारे हालात हैं उनको दुरुस्त समत पर लाकर मरीज़ को एक बेहतर हालात के साथ एक अच्छी ज़िंदगी का मज़ा जब वो लेता है तो उसके बाद फिर वो जो चेंजेस लाइफस्टाइल में आए हैं उनको फिर जारी रखना। जैसे इसमें बातचीत करने के अच्छे डिसेंट तरीके, जिम्मेदारियाँ कैसे उठानी है, सोशलाइज कैसे करना है, राइट एंड रॉन्ग की पहचान क्या है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो जैसे डोपामिन हाई करने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी। जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे पास लोग आते हैं तो कई दफ़ा आते हैं कहते हैं कि आप कुछ लेंगे तो वो कहते हैं हाँ जी फलां कोला तो ये जो चीज़ें हैं इनसे भी हमें निकलना होगा, पहचानना होगा कि ये जो तेज़ मीठा, तेज़ नमक, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ये भी फिर आपके डोपामिन को चूँकि हाई करने का एक सोर्स है। तो इस अगर लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो तभी फिर हम बेहतर सेहतमंद जिंदगी पर आ सकेंगे।